नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स ETC में ढेर सारा स्वागत है। आज हम सेट एग्ज़ाम जो हुआ है आंध्र प्रदेश का, उसी का पेपर लिए हुए हैं जो खासकर कॉमर्स सब्जेक्ट का है। जो सेट एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई करके लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। उन्हीं का प्रश्न पत्र जो है आज हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन सा प्रश्न जो है उसका ऑथेंटिक आंसर इन ऑप्शन में दिया हुआ है। तो खासकर हम ऑप्शन पे फोकस करेंगे और उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करने का मतलब 2 से 3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानेंगे और ऑथेंटिक आंसर जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न जो है इसमें लिखा हुआ है MICR टेक्नोलॉजी इन बैंक स्टैंड्स फॉर, मतलब कि जो MICR है टेक्नोलॉजी उसका फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ से कलम को उठाते हैं, फुल फॉर्म इसका क्या होता है MICR का। तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक टेक्नोलॉजी होता है बैंक में जो चेकबुक पे रहता है। इस चेकबुक से रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हाँ ये ऑथेंटिक जो पर्सन है उसका चेकबुक है और इसका जो पैसा है अकाउंट्स में इसमें से दिया जा सकता है। तो इसके लिए MICR का टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। और MICR में जो डिजिट रहता है पूरा 9 डिजिट रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा इस एप्लीकेशन में दिक्कत ये है कि वीडियो बनाने में फिर पीछे आना पड़ता है। एक मिनट, अब देखिए। और दूसरा प्रश्न जो है IFSC कोड इज, यानी कि IFSC कोड जो होता है कितने डिजिट का होता है, इसमें प्रश्न पूछा गया है। अल्फ़ा नंबरिक के साथ कितना डिजिट होता है। तो अल्फ़ा नंबरिक के साथ जो डिजिट होता है पूरा 11 डिजिट होता है। 11 डिजिट होता है। यहाँ से कलम को उठाए, 11 डिजिट होता है क्योंकि भारत में बहुत सारे बैंक हैं और बहुत सारे बैंक के उनके ब्रांच जो है पूरे भारत में फैले हुए हैं, राज्य में फैले हुए हैं, भारत के अनेक राज्यों में फैले हुए हैं और राज्य के अनेक जिलों में फैले हुए हैं। तो उन सभी ब्रांच की पहचान करने के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा IFSC कोड यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसको बोलते हैं, बनाया गया है कि जिससे ब्रांच का जो पहचान हो सके, किसी बैंक का ब्रांच का पहचान हो सके। तो उसके लिए अल्फ़ा नंबरिक के साथ 11 डिजिट का कोड होता है। पूरा मतलब मिला दिया जाए तो 11 डिजिट का कोड होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं IFSC कोड। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कैश क्रेडिट बैंक इन बिजनेस स्टैंड्स फॉर, यानी कि कैश क्रेडिट जो होता है बैंक में वो कहाँ स्टैंड करता है। तो इसमें कैश विड्रॉल का जहाँ बात होगा, स्पेसिफिक लिमिट का बात होगा, वहीं पे कैश क्रेडिट की बात आती है। तो ये पहला प्रश्न, तीसरा प्रश्न में पहला ऑप्शन में मिल जा रहा है। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अब आगे चौथा प्रश्न को देखेंगे। चौथा प्रश्न को देखते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन। तो देखिए ओवरड्राफ्ट का जो फैसिलिटी होता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब कि हमारे अकाउंट में पैसा कम है लेकिन उससे ज़्यादा हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है बैंक। तो खास कर करेंट अकाउंट जिनके पास होता है उन्हीं को देती है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है इसमें हम देख रहे हैं कि करेंट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। फिर है पांचवा प्रश्न में कि RTGS स्टैंड्स फॉर। RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है। यानी कि एकदम रियल टाइम पे ग्रॉस सेटलमेंट का काम किया जाता है। RTGS की बैंक के द्वारा ही किया जाता है।
आगे देखिए प्रश्न, छठा प्रश्न कौन सा है। छठा प्रश्न में है NHUF मैनेज बाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मैनेज बाई, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मैनेज कौन करता है। तो सिंपल सी बात है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो सबसे सीनियर पर्सन होते हैं वही उस पूरा फैमिली को मैनेज करते हैं। तो चौथा ऑप्शन आप पढ़ के पता कर सकते हैं कि द यंगेस्ट पर्सन मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, यंगेस्ट पर्सन जो होता है फैमिली में वही पूरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को देखता है, मैनेज करता है। सातवां प्रश्न कह रहा है कि द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कम इनटू एक्सचेंज। तो देखिए इंडियन पार्टनरशिप जो अकाउंट आया था 1932 में आया था, जो कि हमारा ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में दिया हुआ। थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है कॉलम लेने में, तो आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे 8वां प्रश्न, एक्सचेंज बैंक रेफर्स टू, यानी कि एक्सचेंज बैंक्स का मतलब हुआ है कि जो मनी एक्सचेंज का काम करती है, जो भी फॉरेन करेंसी होता है उसको इंडियन करेंसी में, इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करने का काम करती है। तो एक्सचेंज बैंक्स जो होते हैं फेमा एक्ट के तहत काम करते हैं, जो फेमा होता है उसी के अंतर्गत काम करते हैं। और फेमा किसके अंदर में काम करता है, तो RBI के अंदर में काम करता है। तो देखिए यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस के बाद कहाँ पे आ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो रहा है। तो दूसरा ऑप्शन 8वां नंबर क्वेश्चन में दूसरा सही होगा। और 9वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न कह रहा है कि RBI कम इनटू एक्सिस्टेंस ऑन, यानी कि RBI कब आया। तो RBI हमारा जो है वो आया 1 अप्रैल 1935 में, उसी दिन से ये काम करना शुरू किया। 10वां प्रश्न को देखिए, 10वां प्रश्न कह रहा है प्रीमियम रेफर्स टू। देखिए कोई भी प्रीमियम जो होता है हम तो सिंपल में जानते हैं कि जो किसी प्रकार का इंश्योरेंस हम कराते हैं तो उसके लिए क्या हम कर देते हैं, तो उसके लिए हम प्रीमियम भरते हैं। तो आज जो प्रश्न पूछा गया है इसमें 10 नंबर में, तो सीधी सी बात है कि जो इंश्योरर होता है उसको इंश्योर करने के लिए हम पेमेंट करते हैं, मेड टू इंश्योर बाई पेमेंट। तो ये 10वां प्रश्न का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कलम में दिक्कत है तो आप हम ऑप्शन बोल दे रहे हैं, वहाँ से आप देख के मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ इस एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं कलम नहीं उठा पा रहा। देखिए डबल इंश्योरर रेफर्स टू, अब देखिए यहाँ पे डबल इंश्योरेंस का बात हो रहा है। तो देखिए कोई भी एक ही सब्जेक्ट यानी कि कोई भी एक ही चीज़ का 2 जगह से इंश्योरेंस करा लेते हैं, या 2 जगह से अधिक जगह से 2 या 2 से अधिक जगह हम सेम सब्जेक्ट के लिए, सेम पर्सन के लिए या सेम मैटर के लिए हम इंश्योरेंस करा लेते हैं, तो हो जाता है हमारा डबल इंश्योरेंस से रेफर्स टू। तो 11 नंबर प्रश्न का जो आंसर सही होगा वो पहला ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन सही होगा ये वाला। 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे, 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे यहाँ से, द डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज फिक्स्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर, फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट प्रॉफिट अर्न टू, डिपेंड्स फॉर PBIT। तो देखिए जो डिविडेंड होता है वो डिविडेंड का जो रेट होता है प्रेफरेंस शेयर के लिए वो होता है हमारा हर साल फिक्स रहता है, ईयर टू ईयर फिक्स रहता है। और देखिए 13 नंबर प्रश्न, 13 क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए आंसर क्या होता है। प्लगिंग बैक प्रॉफिट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स। देखिए प्लगिंग बैक प्रॉफिट का मतलब कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हमारा व्यापार चल रहा है जिसमें हम कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उस प्रॉफिट को फिर हम दोबारा अपने बिजनेस में लगा देते हैं, तो वो हो जाता है प्लगिंग बैक प्रॉफिट। तो यहाँ पे 21 का मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होगा कि शॉर्ट टर्म के लिए, तो सीधी सी बात है कोई भी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं फिर उसी में लगा दे रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया हुआ है।
13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा यहाँ पे। अब 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे, हम इंग्लिश को देख रहे हैं, तेलुगु समझ में नहीं आता है। तो देखिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक कंपनी एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट, यानी कि एक कंपनी पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, कौन से, जो ओनली अप टू मिनिमम 25% पेड टू कैपिटल रिजर्व, ओनली अप मिनिमम 20% इट्स पेड कैपिटल रिजर्व। यानी कि चारों ऑप्शन पढ़िएगा तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होने वाला है, जो पब्लिक कंपनी होती है वो पब्लिक डिपॉजिट को नहीं, एक कंपनी जो होती है पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, ओनली मिनिमम 10% जिसका पेड अप कैपिटल रिजर्व होता है। यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, मात्र 10% जिसका पेड अप कैपिटल रिजर्व होता है वहीं पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है कोई भी कंपनी। 15 नंबर प्रश्न, GDR लिस्टेड ऑन, तो देखिए GDR जो है ये हमारा आता है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में, ये ना यूरोपियन में आएगा, ना बॉम्बे में आएगा स्टॉक में, ना ही नेशनल स्टॉक में आएगा, ये आता है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ADR क्वार्टेड इन, तो ये US डॉलर में आएगा, जो तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। और 17 नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट विच इंटर डिफिनिट वियोग इज कॉल्ड, तो ये शिपिंग ऑर्डर के लिए किया जाता है, वो जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक्सिम बैंक वाज एस्टेब्लिश इन ईयर, एक्सिम बैंक जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम देखती है वो कौन सी ईयर में एस्टेब्लिश किया गया था, तो 1982 जो था उसी समय एक्सिम बैंक को एस्टेब्लिश किया गया था। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है ECGC रेफर्स टू, यानी कि ECGC का फुल फॉर्म हमको बताना है यहाँ पे। तो ECGC का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम होता है, जो भी एक्सपोर्ट का कोई बिजनेसमैन करता है उसको एक क्रेडिट पे कोई काम कर रहा होता है तो एक गारंटी देता है कि आप इसको क्रेडिट पे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर दिक्कत होता है तो गारंटी हम देते हैं, उसका भरपाया हम करेंगे। तो ECGC जो होता है वो गारंटी देने का काम करता है एक्सपोर्ट क्रेडिट का। और देखिए अब ECGC जो होता है ये कब आया था, तो 30 जुलाई 1957 को आया था। जो अब यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा सही होने वाला है 1 नंबर ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। अब 20 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 20 नंबर का गैट्स स्टैंड्स फॉर, तो गैट्स जानते हैं कि पहले गैट्स था, अब उसी को क्या बना दिया गया है, WTO बना दिया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया है। तो गैट्स का जो फुल फॉर्म है उसको बताना है यहाँ पे, तो जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज होता है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में, हाँ तो जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज 2 नंबर ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल 20 प्रश्न को हम यहाँ पे रखते हैं और फिर इसके आगे दूसरा वीडियो में बनाएंगे, तब तक इसको देखिए आप लोग, समझिए। थैंक यू।